नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सबसे पहले ब्रेकिंग पे नजर डालेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, 3 दिन का मानसून सत्र जो है वो अब स्थगित हो चुका है अनिश्चितकाल के लिए। 3 दिन का ये सत्र था। तीसरे दिन अनुपूरक बजट पारित होने के बाद मानसून सत्र स्थगित हो गया। सरकार ने कुल 109 सवालों के जवाब अपने इस मानसून सत्र में दिए हैं। कार्रवाई काफी हंगामेदार भी रही क्योंकि कांग्रेस सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी और इन सबके बीच में 3 दिन ही सत्र चला। हालांकि विपक्ष का यह आरोप था कि सदन को और की अवधि थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। हालांकि 3 दिन के इस सत्र में 109 सवालों के जवाब दिए गए हैं। विपक्ष की तरफ से जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब दिए गए। भारी हंगामे के बीच तीसरे दिन उत्तराखंड का विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं और विस्तृत जानकारी देने के लिए। सोनू, 3 दिन चला उत्तराखंड का ये मानसून सत्र, किस तरह से देखे इसे? क्या कुछ खास बातें रही, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए अभिषेक, काफी गहमा गहमी इस सत्र के दौरान देखने को मिली और जो विपक्ष है, विपक्ष ने तमाम जन मुद्दों पर फोकस करने के प्रयास किए। विपक्ष अपने कई मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होने को लेकर खासा नाराज दिखाई दिया और विपक्ष ने वॉकआउट तक सदन का किया और इस दौरान कई विधायी कार्य भी हुए हैं, कई अध्यादेश, कई विधेयक, संशोधित विधेयक और अनुपूरक बजट को सत्र के दौरान पारित किया गया है। जब नियम 310 के तहत विपक्ष ने आपदा पर चर्चा की मांग की तो स्पीकर ने, विधानसभा अध्यक्ष ने उसको अस्वीकार कर दिया। हालांकि पक्ष और विपक्ष की जब आपसी सहमति हो गई तो विधानसभा अध्यक्ष ने फिर आपसी सहमति के आधार पर अपने विनिश्चय को थोड़ा सा चेंज करते हुए, जो क्योंकि वो पहले विनिश्चय दे चुकी थी अस्वीकार करने का, ऐसे में उन्होंने फिर से दोनों ही पक्ष और विपक्ष को आपदा पर आधे घंटे का समय दिया और इस दौरान चर्चा भी हुई। लेकिन विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाया और इसके बाद फिर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और सदन के बाहर हंगामा भी किया। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर, संसदीय कार्य मंत्री का साफ तौर पर ये मानना है कि ये जो 3 दिवसीय उत्तराखंड का मानसून सत्र भरारी शहर में आहूत हुआ है, इसमें इसको सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए और इसमें कई जनता से संबंध रखने वाले, जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा में जो विकास के मुद्दे हैं उन पर फोकस हुआ है। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ये सत्र रहा है। मुख्यमंत्री इस बात को बयान कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री, सरकार के जितने कैबिनेट मंत्री हैं अलग अलग विभागों के, वो और सभी सत्ताधारी पार्टी के विधायक बखूबी इस बात को बयान कर रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री देहरादून में मीडिया से रूबरू होने वाले हैं कुछ समय बाद और इस दौरान भी मुख्यमंत्री सत्र की जो सकारात्मक चीजें हैं उनको बयां करेंगे। और कहीं ना कहीं, चूंकि अभिषेक आप जानते ही हैं, भरारी सैन जो है वो सालों साल से ही एक सियासी केंद्र रहा है और अक्सर भरारी सैन और स्थायी राजधानी और गैरसैंण को लेकर के सियासत होती रही है। पक्ष विपक्ष और विपक्ष पक्ष पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत करते रहे हैं। भरारी सैन में सत्र का होना अपने आप में एक बड़ी बात है और ऐसे में जब सत्र में तमाम कार्य हुए हों, एक तकरीबन 109 सवालों के जवाब दिए गए हैं और मंत्रियों ने जवाब के दौरान खास तौर पर जिन जिन मुद्दों को उठाया गया है उसमें समय सीमा भी बयां की है। अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने जो है वो 10 सितंबर तक की जो सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय उनमें शिक्षकों की कमी को पूरा करने का आश्वासन सदन में दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूरा होमवर्क किया गया था। हालांकि विधानसभा के पटल पे सीएजी की रिपोर्ट भी रखी गई और इसमें कुछ चिंताजनक बातें भी हैं जो निकलकर सामने आ रही है। अगर बात करें तो 18-19 में 2,30,000 करोड़ जो है जीडीपी थी, जो अब 22-23 में 3 लाख के पार जा चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह कि राज्य में वेतन पेंशन जो है उसमें अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। 5.78 से सीधा 877 पहुंच गया है। और सबसे बड़ा सवाल जो सीएजी की इस रिपोर्ट में उठ रहा है वो ये है कि राज्य ने जो कर्ज लिया था उस पर 22-23 में 122 करोड़ का ब्याज चुकाना था, लेकिन राज्य सरकार ने 244 करोड़ का ब्याज चुकाया, मतलब 121 करोड़ का राजकीय घाटा हुआ है उसमें। एक और बड़ी जो चिंताजनक बात है कि कर्जा 72,000 करोड़ पे पहुंच गया उत्तराखंड का। तो सीएजी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े कर रही है जो बड़े चिंताजनक है। देखिए अभिषेक, ये
आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से उत्तराखंड के आर्थिक प्रबंधन तंत्र पर अगर हम गौर करें तो ये सवाल उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ सरकारी तंत्र जो है ये प्रयास कर रहा है कि उत्तराखंड के चूंकि आय के साधन सीमित हैं, ऐसे में खर्चों को भी, गैर जरूरी जो खर्च हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए और जो आय के नए नए साधन हैं उनको कैसे सृजित किया जाए, यानी आय के साधन कैसे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। जबकि दूसरी तरफ जो कैग की रिपोर्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो वित्तीय मैनेजमेंट है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है, इस रिपोर्ट पर अगर हम गौर करें तो ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक पहलू है। और ऐसे में सरकार के मुखिया जहां एक और बार बार इस बात पर फोकस करते रहे हैं कि उत्तराखंड की आर्थिक को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उत्तराखंड के आय के नए नए साधन कैसे सृजित किए जा सकते हैं, वहीं सरकारी तंत्र को यानी अधिकारियों को, खास तौर से उच्च स्तरीय शासन के अधिकारियों को गंभीरता से अब जो है इस दिशा में कदम उठाने होंगे। जो ये कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वित्तीय प्रबंधन तंत्र को एक आईना दिखाने वाली है और निश्चित तौर पर ऐसे में अब समय आ गया कि एक तरफ हम कर्ज के बोझ से दबते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमें आय के संसाधन जितने होने चाहिए थे हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने वित्तीय प्रबंधन तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि कर्ज को भी कम किया जा सके और यहाँ की उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी और मजबूत किया जा सके। निश्चित रूप से सोना बनी रही हमारे साथ। तो विधानसभा के सत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें तो हुई ही, साथ ही साथ सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उत्तराखंड को लेकर वो भी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। खासतौर से जो वित्तीय स्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल है कि ब्याज को लेकर जिस तरह से गफलत हुई है वो अपने आप एक सवाल है कि 122 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज कर्ज के ऊपर चुका दिया गया, जिसको लेकर सीएजी की रिपोर्ट में ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं।